को $1 की कीमत 68 रुपए से ऊपर पहुंचने के बाद शेयर बाजार की शुरुआती तेजी भी गायब हो गई। 15 मई को रुपया 55 के नीचे था। 12 जून को रुपए की कीमत बढ़कर 58 के पार हो गई। 15 दिन बाद ये 61 के करीब आ गया। 19 अगस्त को रुपया 63 के करीब आया और 8 दिन में ये 66 के पार पहुंच गया। 28 अगस्त को रुपए ने रिकॉर्ड छलांग लगाई और $1 की कीमत 68 रुपए के पार पहुंच गई। अगर यूएस का अटैक शुरू हो जाता है तो 72 का लेवल भी यहाँ पे क्रॉस हो सकता है। हालात हमारे देश के लिए बहुत खराब हैं। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि अगर इमीडिएटली हमने कुछ सोल्यूशन ना किए रुपए को स्ट्रेंथन करने के, तो आज तक की सबसे बड़ी मंदी देश की 1947 के बाद की सबसे बड़ी मंदी के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। रुपए में लगातार आई गिरावट से इस बात की आशंका को और बल मिल रहा है कि कहीं भारत को सोना फिर से गिरवी न रखना पड़ जाए। रुपए में गिरावट के सिलसिले को 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। 2 हफ्ते पहले रुपए में सबसे बड़ी गिरावट आई, लेकिन तब हमारे देश के दिग्गज नेता इस चर्चा में मशगूल थे कि सरकार की योजना खाद्य सुरक्षा बिल को पारित होने दिया जाए या नहीं। अब जब विपक्ष जागा है तो थोड़ी देर हो चुकी है। बीजेपी ने रुपए में जारी गिरावट का ठीकरा सीधे सीधे सरकार के सिर और सरकार की नीतियों पर फोड़ा है। इस सरकार ने नियंत्रण खो दिया है जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर, और इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए। ये सरकार इस्तीफा दे। आज 68 पर पहुंचा है, कल कहां जाएगा, परसों कहां जाएगा, कहना मुश्किल है। 1991 में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते दुनिया के लिए भारत ने जो दरवाजा आर्थिक उदारीकरण के नाम पर खोला था, उससे अब आर्थिक सुनामी हिंदुस्तान में न सिर्फ पूरी तरह से घुस रही है, बल्कि रुपया एक ऐसे तूफान में फंसा है जिसे संभालने के लिए रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की हर कोशिश तिनके की तरह उड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नए नए गवर्नर बने आरबीआई के रघुराम राजन, इन तीनों का इम्तिहान है जो भारत की मौजूदा स्थिति ले रही है। भारत का भविष्य क्या गर्त में है या फिर समय रहते इसे संभाल लिया गया तो हम सबसे बड़ी मंदी की ओर नहीं जा सकते। आपको डरा नहीं रहे, लेकिन मौजूदा हालात से अवगत करा रहे। इस पर चर्चा करके एक उपाय निकालने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस पूरे माहौल में कैसे हम मजबूती से खड़े रहें और ऐसी क्या नीतियां हों जिसके कारण रुपया मजबूत हो डॉलर के मुकाबले। हमारे साथ पैनल मौजूद है। इस पर अतिरिक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ यशवीर त्यागी साहब है, अर्थशास्त्री हैं, जाने माने। इनकी राय आप सुनते ही रहते होंगे। लखनऊ से लाइव हमारे साथ हैं बालचंद मिश्र जी, हैं पूर्व मंत्री रह चुके यूपी बीजेपी, और इसके साथ साथ हमारे साथ अभय दुबे साहब हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के भोपाल से। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी यशवीर त्यागी जी का। यशवीर त्यागी जी, किस हालात पर देश जा रहा है, और अगर मौजूदा हालात की बात करें समय रहते क्या ऐसी नीतियां हैं जिनका पालन किया जाए? प्रधानमंत्री, हालांकि वो भी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ऐसी क्या नीतियां हैं जिनका पालन किया जाए तो ये आपातकालीन स्थिति हट जाए? देखिए, जो आपने रिपोर्ट में भी कहा है ये कि देश इस समय जो है, निहारिका जी, जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है उससे बिल्कुल ये सही लगता है कि हमारा देश इस समय एक बहुत गहरे आर्थिक संकट में पहुंच गया है और इसके लिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।
कारण ये कि सरकार की नीतियों में, सरकार की क्षमता में देशी और विदेशी निवेशकों का विश्वास घट गया है, लगभग समाप्त हो गया। यानी कि जो आप बातें कह रहे हैं, मौजूदा हालात में देश के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्री ने उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने का प्रयास नहीं किया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में हम फेल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री फूड सिक्योरिटी बिल की बात करें, दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज करने की बात है वो कहीं उनके भाषण में या प्रयासों में नजर नहीं आती। बालचंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार बालचंद मिश्र जी, हम दिल्ली से लेकर लखनऊ और तमाम जो पॉलिटिकल सेंटर्स है वहां पर नजर बनाए हुए हैं। आज पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है, चुनाव करवा दीजिए, बीजेपी को मौका दीजिए और फिर देखिए $1 = 45 या उससे कम हम कर देंगे। कैसा हो सकता है? आपके सामने भी तो वही स्थिति रहेगी जो विरासत में आपको मिली है। हेलो जी बालचंद जी, सवाल आपसे। अच्छा, देखिए ऐसा है, हमने कोई कल्पना पर आधारित कोई बात नहीं कही है और अतीत इसका गवाह है कि जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री हुए थे तो इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा सोने का विदेश में गिरवी था। ठीक है। हर बच्चा जो गर्भ में पैदा होता था वो कर्ज युक्त होकर के पैदा होता था और ये करके दिखाया माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि वो गिरवी सोना देश में वापस लाए, वो कर्ज अदा किए और जो भी कर्ज हमारे पर था, सूद और धन सब अदा करके कर्ज मुक्त प्रदेश में अब बच्चा पैदा होने लगा था। उस जमाने में यहाँ का नागरिक बिल्कुल सीना ऊपर तान के और सिर ऊपर करके चलने लगा ठीक है, मैं उसी नीतियों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। हम ये बात बालचंद जी, मैं उन्हीं चमत्कारी नीतियों के बारे में आप बताइए, ऐसी क्या क्या नीतियों का पालन किया गया ताकि मौजूदा यूपीए 2 भी उसका पालन कर ले तो देश का भविष्य गर्त में न जाए, चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर आम आदमी हो। देखिए, उसमें फुटकर करने की और चर्चा करने की बात यह है कि एक ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब ये आज की जो यूपीए सरकार है, इसके प्रधानमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, मैं सादर ये कहना चाह रहा हूं कि इनको सांप सूंघ गया है। एकदम इनकी स्थिति खराब, पैरालाइज हो गए हैं ये लोग मेंटली और यह स्थिति इनके सामने नहीं है कि इसमें क्या करें। और ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल उलझ जाता है, वो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहता, तो राष्ट्र हित में मैं उन दोनों से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधान